फिजिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और इस चैप्टर से पढ़ाऊंगा जो आपके स्कूल वालों ने मेरे को गाइड करा है कि यहाँ से शुरू करो। ठीक है? क्या आपके स्कूल में भी यही चैप्टर चल रहा है या और कोई चल रहा है? क्या इससे पहले वाले चैप्टर आपने कर लिए बेटे? इसका मतलब है सर ने शुरुआत ही यहाँ से करी। गुड गुड। सर ने कौन सा कराया पहले? ओके, तो मेरे को ये वाला चैप्टर बोला गया तो मैं यहाँ से कराऊंगा आपको, राइट? तो बेटे सभी बच्चे प्लीज ओपन योर नोटबुक्स एंड राइट डाउन दिस हेडिंग। ओके बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन टॉपिक्स के ऊपर जो यूज होने वाले सिंबल्स हैं वो सिंबल कौन से हैं एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोज सिंबल्स, व्हाट आर देयर यूनिट्स, ये हम जरा लिख लें पहले। शाबाश, राइट ऑन द हेडिंग सिंबल्स, टर्म्स, यूनिट्स जो इस यूनिट में यूज होंगे। अगर आपको पता हो तो आपने पार्टिसिपेट करना बेटा। एक सिंबल ये है कैपिटल बी एरो, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। कैन यू टेल मी इट्स मीनिंग, व्हाट इज दिस? आकाश, इसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और इसका एक नाम और भी है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं। ओके, एक ये सिंबल है, इसको क्या बोलते हैं बेटे? नहीं नहीं, फाई तो मैथमेटिकल सिंबल है ना, इसको फिजिक्स में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेटे मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स, एवरीबॉडी शुड नोट डाउन मैग्नेटिक फ्लक्स, ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अच्छा, इसके ऊपर देखो टीचर ने एरो नहीं लगाया, दैट मीन्स इट इज नॉट ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर, दैट मीन्स it has only magnitude, no direction at all. Whereas in the upper term, teacher has put arrow. It means magnetic flux density is a vector physical quantity, and all the formulas of vectors chapter which you have understood in +1 will be applicable on this, not here. कोई चीज वेक्टर है तो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करेगी, कोई चीज स्केलर है तो वो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करेगी। लेट्स प्रोसीड फर्दर। What is this symbol? Can you tell me? Shabash. Area vector. You're right. You're right. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। Area vector. और area vector जो होता है always perpendicular to the area. अच्छा, इस चीज को क्या बोलते हैं?
What do you call it? dx. What do you call it? बोलेंगे क्या इसको बेटे? कोई बच्चे कह देते हैं सर डी डी एक्स ऑफ वाई, ऐसे नहीं, इसको पूरा नाम क्या है? नहीं बताया, राइट डाउन सभी बच्चे। डेरिवेटिव ऑफ वाई, डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल वाई with respect to another variable x, another variable x. This is a clear meaning of this symbol dy by dx, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में डिफरेंशिएशन भी बोल देते हैं, बट द क्लियर कट मीनिंग इज दिस। इसका और भी मीनिंग बता दूं आपको, बहुत से बच्चों को इसका सिंबल को बोलना तो आता है dy by dx, लेकिन उसको इनका मतलब नहीं पता होता क्या है। ध्यान से सुनना बेटे, मान लो कोई हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। कोई बच्चा बोलता है सर फंक्शन का एग्जांपल दोगे आप मेरे को? यस, एग्जांपल आई से y इज इक्वल टू साइन एक्स, लाइक मैं बोल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कुछ भी बोल सकता हूँ, ये सारे फंक्शन है। तो अगर ये जो x वाला वेरिएबल है जो अपनी मर्जी से अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है, अगर उस वेरिएबल में हम इतना डिफरेंस लेकर आए dx, dx का मतलब डिफरेंस इन दी वैल्यू ऑफ x, जब x के अंदर इतना डिफरेंस लेकर आए तो इस फंक्शन पे डिपेंड करते हुए y के अंदर कॉरस्पॉन्डिंगली कितना डिफरेंस आया, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय dy। और y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको x की मर्जी के मुताबिक अपनी वैल्यू चेंज करनी पड़ती है, जबकि x खुद की मर्जी से चेंज कर सकता है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब अपनी वैल्यू में इतना डिफरेंस लेकर आए, dx डिफरेंस इन x वैल्यू, और y में इतना डिफरेंस आए, तब उस रेशो को बोलते हैं ये आया हुआ डिफरेंस, लाया गया डिफरेंस। लाया गया टीचर किसको बोलता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आया डिफरेंस किसको बोलता है टीचर? जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसमें रिजल्टेंट डिफरेंस है। तो dy by dx, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट। तो ये सिंबल है जो इस टॉपिक में यूज होंगे। अब इनके यूनिट्स भी हम थोड़ा सा देखें, यूनिट्स। ओके बेटे, तो यूनिट्स देखें जरा बेटे। सही है, कोई बच्चा बताएगा आपको? अच्छा लगेगा अगर आप बताओ। फर्स्ट प्लीज फॉरवर्ड and tell me what is the international unit of magnetic flux density? Okay, अपनी से ही बोल चलो। Raise your hand if you know. शाबाश शाबाश। Tesla is the ability of voice is not audible. Yes. दोबारा से साउंड को सेट करते हैं। देखो, Not audible. I am audible, okay? Audible. अच्छा, now please Not clear. कट कर आ रही है। तो इंटरमिट कट के आ रहे हैं, इंटरमिट। Now once again please tell me, am I audible now clearly? Yes. Thank you। ओके, तो मैंने दूसरा माइक कनेक्ट कर लिया बेटे, अब आपको मेरी आवाज साफ सुनो। शाबाश।
ऐसा यूनिट होती है जो 200 से भी ज्यादा कंट्रीज में यूज होती है, और सीजीएस यूनिट वो होती है जो लगभग 30 कंट्रीज में यूज होती है, 30। तो इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? Tesla. नहीं बेटे, ये तो ऐसा ही यूनिट होता है टेस्ला तो। Not Tesla, sir. बेटे टेस्ला ऐसा ही यूनिट है, मैं पूछ रहा हूँ सीजीएस यूनिट ऑफ कैपिटल बी। गाज, गाज, जीएस, गाज। ओके, गाज। तो 1 टेस्ला इज हाउ मच इक्वल टू गाज? एक टेस्ला में कितने गाज होते हैं? एक टेस्ला में कितने गाज होते हैं बेटे? 1 टेस्ला, सभी बच्चे लिख लो, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10,000 गाज, 10 raised to power 4. 1 Tesla is equal to 10 raised to power 4 gas. ओके, आगे चलते हैं। एक मैंने ये सिंबल लिखा था, देखो, एक ये सिंबल लिखा था बेटे, इसको बोला था टीचर ने मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका ऐसा यूनिट क्या है? एनीबॉडी? और इसका सीजीएस यूनिट क्या है? कोई क्लास में अपनी सीट से ही बोल दो। मैक्सवेल किधर लिखो, इधर या इधर? सीजीएस यूनिट मैक्सवेल, सीजीएस यूनिट मैक्सवेल, एमएक्स। और ऐसा यूनिट वेबर। और 1 वेबर इज इक्वल टू हाउ मेनी मैक्सवेल? नोट करो, ये होता है एरिया वेक्टर, इसकी यूनिट होती है ऐसे यूनिट मीटर। याद रहे टीचर एरिया वेक्टर कह रहा है, अगर मैंने कहीं एरिया पूछ लिया होता, एरिया, तब उसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। समझदार बच्चा नोट कर रहा होगा साथ के साथ। और एरिया वेक्टर और एरिया में मैं एक रिलेशन बताता हूं, आप ध्यान से सुनो। अगर ये एरिया मेरे को पता हो, मान लो इसकी वैल्यू है 20 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर एरिया है इस शीट का। ओके, तो एरिया वेक्टर इसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर इस एरिया से 90 डिग्री का एंगल निकाल बनाते हुए बाहर निकलेगा, और इस एरिया वेक्टर की जो लंबाई लेनी है ना, लंबाई, लेंथ, वो यही फिगर होता है, लेकिन यूनिट अलग होते हैं, 20 मीटर। तो एरिया वेक्टर का यूनिट डिफरेंट होता है, जबकि एरिया के बराबर ही होता है वो न्यूमेरिकली। 20 इधर लिखा, 20 इधर लिखा, लेकिन यहां मीटर स्क्वायर है, वहां मीटर है बेटे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। एंड एरिया वेक्टर इज ऑलवेज मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद रिस्पेक्ट टू एरिया। चलो बेटे, अब आगे चलते हैं, शाबाश। जिन बच्चों को अभी तक सारा समझ आया, प्लीज रेज योर राइट हैंड। जिसको नहीं समझ आया वो लेफ्ट हैंड। बेटे लेफ्ट उसने खड़ा करना है जिसको नहीं समझ आया। ओके, ये फर्स्ट लाइन में लेफ्ट खड़ा करा हुआ है, खड़ा हो जाओ चारों। फर्स्ट लाइन में चारों स्टूडेंट बॉयज, आया या नहीं आया? स्टैंड अप। बेटे अगर आपको समझ आ गया तो आपको राइट हैंड खड़ा करना है, ना कि लेफ्ट। बताओ समझ आया? Yes, sir. आपने लेफ्ट क्यों खड़ा करा? फिर राइट करो ना, बैठो। ये क्लास का नियम रहेगा हमेशा। अगर आपको समझ आ गया
तो आप राइट हैंड खड़ा करोगे जिस हाथ से लिखते हो। अगर नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड खड़ा। पक्का नहीं है मैं सारी क्लास में। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। देखो बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट डाउन इट्स सीजीएस यूनिट। तो आप इसको जवाब दे सकते हो। व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? अभी अभी सीखा था हमने। शाबाश। तो आपको बताना है सर इसका यूनिट मैक्सवेल है। कुछ बच्चे ना एम को कैपिटल कर देते हैं ये सोच के कि मैक्सवेल तो साइंटिस्ट का और साइंटिस्ट के नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। नो नो, अगर आपने यूनिट के रूप में ये यूज करना है साइंटिस्ट का नाम, तो फर्स्ट लेटर छोटा ही होना चाहिए। अगर आपने उसको साइंटिस्ट के नाम के तौर पर यूज करना है, नॉट यूनिट, तब आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है। अब हम तो यहाँ पर यूनिट के रूप में यूज कर रहे हैं, इसलिए एम स्मॉल रखें। याद रखना, ये पता होनी चाहिए आपको। मैग्नेटिक फ्लक्स, एनीबॉडी जो मैग्नेटिक फ्लक्स को बता सके? कोई बच्चा? Magnetic field lines passing through a particular area. बहुत अच्छे, आई अप्रिशिएट, आई अप्रिशिएट। यानी कि ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसको फील्ड लाइंस भी बोल देते हैं बेटे, फील्ड लाइंस कटिंग सर्टन एरिया, कटिंग सर्टन एरिया, ये इसका डेफिनेशन। लेकिन जब हम इसको मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं तो हमें कुछ डायग्राम बनाकर हमें बताना पड़ता है। मान लो ये कोई कॉइल है और इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है। ओके, ये कोई पर्टिकुलर एरिया हो गया और मैंने यहाँ पर हॉर्स शू मैग्नेट रख दिया, ऐसे टेढ़ा सा रख दिया, देखो हॉर्स शू मैग्नेट। और मान लो इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। तो सभी बच्चों को पता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में जाती हैं। जूनियर क्लासेस नॉलेज। तो नॉर्थ से निकली ये मैग्नेटिक फ्लक्स साउथ की तरफ चलेगी। तो ये जो डायरेक्शन होगी, किसकी डायरेक्शन होगी? कैपिटल बी की। और एरिया के परपेंडिकुलर हमेशा कौन सा होता है? एरिया वेक्टर। देखो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है एरिया से, तो इसका मतलब क्या हो गया? एरिया वेक्टर इधर हो गया और फ्लक्स डेंसिटी इधर होगी, बीच में एंगल हो गया थीटा। अगर हमें ये चीजें पता हो, ये भी पता हो, ये भी पता हो, ये भी पता हो, और साथ में ये भी पता हो इस कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, इस वायर के कितने लूप है, 1 2 3 4 5 कितने, मान लो n, और ये भी पता हो, जब ये सारी चीजें पता हो तो यहां से निकलने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स को ऐसे डिफाइन किया जाता है, n इन द ब्रैकेट b डॉट a डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। ये इसका डेफिनेशन है बच्चे, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये डेफिनेशन हुआ। तो इस डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं? हमेशा कॉस थीटा से, एन बी ए कॉस थीटा। थीटा याद रहे ये वाला एंगल है थीटा, ये वाला एरिया वेक्टर, और ये वाला पेपर में आपसे गलती करवाने के लिए वो जानबूझकर ये वाला एंगल दे देता है आपको, ये वाला एरिया के साथ एंगल दे देता है, एरिया के साथ। तो आपने याद रखना है, अगर उसने ये एंगल दे दिया, मान लो इस एंगल को हम अल्फा बोल देते हैं, तो अल्फा प्लस ये थीटा, ये देखो ये थीटा उधर भी दिखाया मैंने, अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्री होता है हमेशा। तो आपको पेपर में ना जानबूझकर अल्फा दे देता है वो, तो बच्चे इसी एंगल को उठा के यहां लिख देते हैं, गलत हो गया। पुट कौन सा करना है यहाँ पर? थीटा पुट करना है।
तो अगर तो उसने ये एंगल दिया है, एंगल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू एरिया वेक्टर, तब तो उसने सही एंगल दिया, डायरेक्ट पुट कर दो। लेकिन अगर उसने ये एंगल दिया है, एंगल बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी एंड एरिया, ये अल्फा एंगल दे दिया, तो आपने अल्फा नहीं यहां पुट कर देना है। आपने इस फार्मूले की मदद लेके अल्फा की वैल्यू जैसे 60 डिग्री दे रखी हो, 60 यहां पुट करना है, 60 उधर जाके 90 में से माइनस होएगा और थीटा हमारा 30 डिग्री आएगा, तो 30 डिग्री यहां पुट एब्जॉर्व करो, एक बार अपने आप को चेक करो कि आपको समझ आ गया या नहीं। Have you understood it? If yes, raise your right hand. शाबाश। If you have understood, raise your right hand. अरे राइट हैंड, राइट हैंड नहीं पता कौन, राइट हैंड तब खड़ा करना है अगर आपको समझ आ गया, लेफ्ट हैंड तब खड़ा करना है अगर नहीं समझ आया। ओके, पहली लाइन में नहीं समझ आया, खड़े हो जाओ बेटे बॉयज। सर कैमरे में लेफ्ट दिख रहा है। हैं? आपका राइट दिख रहा है मेरे को? ओके, ये रोटेट हो रखा है कैमरा फिर। अच्छा अच्छा, चलो एक बार मेरे को पक्की इंडिकेशन दे दो, अगर आपको ये समझ आ गया एक बार दोनों हाथ खड़े करके दिखा दो। ओके ओके, डाउन। तो ये ना कैमरा आपका टिल्ट हो गया, हम कल को इसको सेट कर लेंगे, ठीक है? और आप राइट खड़ा करते हो, मेरे को लेफ्ट दिखता है बच्चे, शाबाश। और थोड़ा कैमरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मेरे प्यारे से बच्चों को ये समझ आ गया, तो लेट्स मूव फर्दर। मैं इरेज करने लगा हूं, अगर नोट करना तो कर लो। ये अदरवाइज सब कुछ बुक्स में लिखा होता है, पर अंडरस्टैंडिंग टीचर ही करवाता है। बुक्स में इसी चीज को समझाने के लिए वो 25-25 लाइनें लिख देते हैं चक्के, तो बच्चा वहां पर थोड़ा सा रिलक्टेंट हो जाता है, इतना कौन पढ़ेगा, ऐसे थोड़ा सा हो जाता है बच्चे के मन में। एक यहाँ पर एडिशनल बात बताना चाहूंगा। अभी अभी टीचर ने मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बताई थी, phi is equal to b a cos theta n नंबर ऑफ टर्न्स। तो कल को अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो आपको cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो आप कहोगे सर एन बी ए cos थीटा मैक्सिमम, और सभी बच्चों को पता होना चाहिए cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। और 1 होती कब है? cos theta is equal to 1 if theta is equal to how much? कितना थीटा होना चाहिए जब cos theta 1 हो, बताना जरा। 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो जब ये 0 डिग्री होएगा थीटा, तो दैट मीन्स एरिया वेक्टर भी उधर कोई हो जिधर को मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, तब जाके थीटा 0 डिग्री होएगा, तब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हो। लेट्स प्रोसीड फर्दर। ये देखो एक क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार इसको। कैसे करोगे बेटे ये क्वेश्चन? कुछ बच्चे, मेरे प्यारे मेरे बच्चे बहुत दूर तक बैठे हैं, हो सकता है उनको ये लैंग्वेज ना दिखती हो, तो मैं एक बार आपको इसका मीनिंग बताता हूँ, सुनो। वो बोल रहा है मेरे पास एक कॉइल है, हमने कहा ओके। कहता है इस कॉइल को जो फ्लक्स कट कर रही है वो 100 वेबर है, हमने कहा ओके, 100 वेबर फ्लक्स कट कर रही है। कहता है इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स 100 हैं, यानी इसमें ऐसे वाली नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? 100। ओके,
देन कह रहा है ये जो फ्लक्स इसको कट कर रही है ना 37 डिग्री बना रही है कॉइल के सरफेस के साथ। जो मान लो ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स कट करके जा रही है वो सरफेस के साथ यहाँ पर ये वाला एंगल सरफेस के साथ 37 डिग्री बना रही है, यानी कि उसने हमें अल्फा दे दिया 37 डिग्री। ओके, तो इस कॉइल का एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन? कैपिटल बी आपको बताना है। कैसे निकालोगे? शाबाश। एनीबॉडी हु कैन शेयर द आइडिया? कैसे निकालोगे? कौन सा फार्मूला लगाओगे? विच फार्मूला यू पीपल विल यूज in order to solve this question? Shabash, I need the daring student. Huge class of about I think है जी, थीटा निकालेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर पहले थीटा निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे थीटा? और ये लो मैं थीटा बना देता हूँ, ये एरिया वेक्टर हो गया। तो थीटा कैसे निकालेंगे बेटे? हाउ विल यू कैलकुलेट थीटा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मजा आ गया पढ़ा के। ये तो बड़े प्यारे बच्चे हैं। 90 डिग्री आप बोलोगे सर इसको यहाँ पुट करो, उधर जाके माइनस करो, तो थीटा आपका आ गया 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। दैट मीन थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री आ गया आपका। बहुत अच्छे। अब इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला कौन सा लगाओगे? कौन सा फार्मूला लगाओगे? एक बच्चा बॉयज में बोला था अभी अभी फाई का बोला था ना। कौन सा बच्चा था? बोलना बेटे प्लीज, कौन सा फार्मूला? शाबाश, ऐसा बच्चा चाहिए मेरे को। ये बच्चा कह रहा है सर बाई फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा लगाएंगे। इसमें मेरे को बी चाहिए। क्या हम एन को पुट कर सकते हैं 100? यस कर सकते हैं। क्या हम फ्लक्स को पुट कर सकते हैं ऐसा यूनिट में दिया हुआ है? यस कर सकते हैं। क्या हम एरिया को पुट कर सकते हैं? एरिया को आप कहोगे सर यस एरिया दे रखा है, लेकिन यहां पर एक बच्चे जब एरिया की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो एक मिस्टेक कर देंगे। किस बात का ख्याल रखना है जब एरिया को यहां पे पुट करना है? एनीबॉडी? मैं इस एरिया को 100 नहीं पुट कर सकता यहाँ पर। बताओ क्यों? क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है, मेरे को ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? ऐसे देखो 100 इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं? 100। तो अब अगले स्टेप में 100 इंटू 1/100 इंटू 1/100। तो ये सॉल्व करके 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर आया। तो मैं एरिया भी पुट कर सकता हूं 10⁻² मीटर स्क्वायर। लेकिन बेटे मेरे को कॉस थीटा चाहिए, तभी मैं बी को सॉल्व कर पाऊंगा। तो कॉस 53 डिग्री कैसे निकालोगे? एक बच्चा चाहिए मेरे को। हाउ विल यू सॉल्व इट? कितने बच्चों के हाथ खड़े हैं जो कॉस 53 डिग्री बता सकते हैं? देखो मुड़ के। लेट मी सी। कोई नहीं बता रहा। कॉस 53 डिग्री कौन बच्चे बताएगा? एक बच्चे का हाथ खड़ा है, नहीं खड़ा, नहीं खड़ा। तो सुनो बेटे, जब 37 और 53 डिग्री में से कोई भी एंगल आ जाए, कोई भी, तब आपको ये वाली ट्रायंगल यूज करनी है। और आपको ये पता नहीं है ट्रायंगल, इसलिए नहीं बता पा रहे। ये +1 के मैथमेटिकल टूल्स में आपको करना चाहिए था। सुनो, ये बनाओ ट्रायंगल, सभी बच्चे बनाओ। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। इसमें एक एंगल 90 डिग्री बेटे,
और सबसे छोटे वाला एंगल 37 डिग्री और मीडियम एंगल 53 डिग्री। अगर ये एंगल फिक्स हो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, याद रखनी है ये बात, तो सबसे बड़े वाले एंगल के सामने सबसे बड़ी वाली साइड लगानी होती है 5x, और सबसे छोटे वाले एंगल के सामने सबसे छोटी साइड लगानी होती है 3x, और बीच वाला एंगल जो 53 है उसके सामने वाली साइड को लिखना होता है 4x, मीडियम एंगल के सामने मीडियम साइड। तो ये ट्रायंगल आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, और ये एंगल यही रहेंगे बस 37, 53, 53 और 90, इनके बिना कोई और एंगल नहीं हो सकता, ये फिक्स है। और जब हमें ये ट्रायंगल याद होगी बेटे, तब तो बहुत सिंपल है, हमें cos 53 डिग्री निकालना है। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 53 डिग्री ये हो गया, ये बेस हो गया 3x, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज 5x, तो क्या करेंगे 3x अपॉन 5x, कितना आंसर आ गया 3/5। तो cos 53 डिग्री यहां पुट कर देंगे। प्रोसीजर समझ आ गया? अब तो सिर्फ कैलकुलेशंस है, अब तो कर लोगे आप। कितने बच्चों को इसका प्रोसीजर समझ आ गया? रेज योर राइट हैंड, रेज योर राइट हैंड जो अगर प्रोसीजर समझ आ गया। गुड 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 गुड, लेट मी सी, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आप तो मुझसे ऐसे पढ़ रहे हो बेटे जैसे मैं आपको काफी सालों से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को पता लग गया कि ये फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा ये ट्रायंगल कितनी इंपॉर्टेंट है। और हर समझदार बच्चे ने ये ट्रायंगल अपनी कॉपी पे बना लिया होगा। मैं इसको इरेज करने लगा हूं अब, आई एम गोइंग टू इरेज। ये ट्रायंगल बना लो बस, बाकी तो आप कर ही लोगे अब। इसमें टीचर ने आपके लिए कितने ट्रैप डाले थे? मैंने पहला ट्रैप डाला था कि बच्चा 53 डिग्री पे अटक जाए, 73 डिग्री पे या सॉरी 37 पे, उसको वो ना कर पाए। दूसरा ट्रैप क्या डाला था कि बच्चा 100 गलत यूनिट गलत वैल्यू पुट कर दे एरिया की। तीसरा ट्रैप क्या था कि बच्चा नंबर ऑफ टर्न्स को मल्टीप्लाई करना भूल जाए। चौथा क्या था कि उसको ये फार्मूला भी पता है कि नहीं पता। और भी मुश्किल करना होता तो मैं इसकी यूनिट यहां पर मैक्सवेल दे देता वेबर की बजाय। ठीक है, तो सारी चीज को पूरे फोकस से देखना होता है। सो वी आर प्रोसीडिंग फर्दर, आई एम गोइंग टू इरेज। एक मिनट, तो बेटे दिस क्वेश्चन वी हैव कवर्ड, लेट्स प्रोसीड फर्दर। Okay. So this is your next. Find Faraday's second law of electromagnetic induction. Write down its differential format. ये हमारा क्वेश्चन। देखो टीचर ने डायरेक्ट सेकंड लॉ पूछ लिया,
इसका मतलब कोई ना कोई फर्स्ट लॉ भी Second law. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मैं फिर शॉर्ट में क्योंकि आपने बता दिया, मैं शॉर्ट में कवर कर देता हूँ। तो फर्स्ट लॉ तो यही बताता है, फैराडे साइंटिस्ट ने जो बताया कि if your attention, if the magnetic flux linked with this surface changes, यानी कि if induced change in the flux is not equal to zero, मतलब फ्लक्स में चेंज अकर कर रहा है, then in the coil, then in the coil there is induced EMF, induced EMF जिसको कि हम वोल्टेज भी बोल सकते हैं, और इसका यूनिट होता है वोल्ट, और इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को रिजल्टेंट बना दे किसी डायरेक्शन में। फिर से सुनो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगे जो उसके मोशन को रैंडम मोशन से हटाकर पर्टिकुलर डायरेक्शन में बना दे। और जब इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी चार्ज फ्लोज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट बिकम्स करंट। समझ गए? ये पहला लॉ था। सेकंड लॉ क्या था जो आपने मेरे को अभी अभी बताया? कौन सा? induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux। मतलब फ्लक्स के अंदर जितना चेंज ज्यादा आएगा और कम से कम टाइम में आएगा, उतना इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा आएगा। फिर से सुनो, अगर डी फाई, डिफरेंस इन द फ्लक्स, डिफरेंस इन द मैग्नेटिक फ्लक्स अकर करने के लिए डी टी, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कम से कम टाइम में आए, ये कम से कम आए और ये ज्यादा से ज्यादा आए, तब हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा आ जाएगा। क्लियर? ये है हमारा सेकंड लॉ, राइट। और जब इसको हटाकर हम प्रोपोर्शनैलिटी डिस्कस करते हैं, तो वो बनता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के लगाया डी फाइव बाई डी टी, और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एसआई यूनिट में एक्सपेरिमेंटली फाउंड करा तो इसकी वैल्यू 1 आती है। तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया डी फाइव बाई डी टी, के को 1 पुट करते हुए। एक बात और बताना चाहूंगा, बाद में हम एक और लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम होता है लेंज लॉ। क्या नाम होता है? LENZ, लेंज लॉ। वो दूसरा साइंटिस्ट था, नॉट फैराडे। उस साइंटिस्ट ने हमें ये बताया कि इस फॉर्मेट में थोड़ी मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, यहां माइनस लगना चाहिए। ये माइनस क्यों लगता है मैं आगे बताऊंगा। तो अगर हमने उसको रिस्पेक्ट दे दिया, तो यहां हमें माइनस लगाना पड़ेगा। ये लेंज ने बताया था, फैराडे नहीं बताया। और तीसरी बात, इसी साइंटिस्ट ने एक तीसरा लॉ भी बताया, एक्चुअली वो इसी का अपोजिट है। वो कहता, जैसे ही इंड्यूस चेंज इन फ्लक्स 0 हो जाएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी 0 हो जाएगा, 0। और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाएगा, तो इस कॉइल में बहने वाला करंट, जिसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, वो भी 0 आ जाएगा। तो देखा जाए तो इसी का अपोजिट है, यानी टिल व्हेन चेंज इन फ्लक्स ड्रॉप्स टू 0 वैल्यू, इंड्यूस्ड ईएमएफ आल्सो ड्रॉप टू 0 वैल्यू। 0 वैल्यू लिखना है साथ में। अगर अकेला 0 लिखोगे तो फिर इसका यूनिट लिखना पड़ेगा, वरना 0 वेबर,
0 वोल्ट, 0 एम्पियर, या फिर यूनिट भूल जाते हो पेपर में तो 0 वैल्यू लिख दो फिर। ये जो चीज इसने बताई, ये इसको हम थर्ड लॉ बोल देते हैं। अब आपने एक चीज नोट करी, यहां सारी जगह पर मैं चेंज इन फ्लक्स बोले जा रहा हूं। देखो डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स, डी फाई डिफरेंशियली स्मॉल चेंज इन फ्लक्स। अब यहां पर एक बच्चे के दिमाग में बात आती है, सर ये चेंज इन फ्लक्स जो आएगा, ये आखिर आएगा कैसे? ये चेंज इन फ्लक्स आपने बड़ी जगह पर लिखा है, कभी चेंज इन फ्लक्स को 0 भी कर दिया आपने, बार बार आप चेंज इन फ्लक्स लिख रहे हो। डिफरेंशियल फॉर्मेट भी आपने समझा दिया, लेंजिस लॉ की वजह से नेगेटिव आया वो भी बता दिया, लेकिन लेंजिस लॉ भी बताना बाकी है, होता क्या है। पर ये सर चेंज इन फ्लक्स कैसे आएगा, उसके बारे में थोड़ी सी बात करें। आई एम गोइंग टू इरेज इट। तो जो चेंज इन फ्लक्स है ना बेटे, देखो अभी अभी टीचर ने आपको थोड़ी देर पहले फ्लक्स का फार्मूला कराया था ऐसे। अभी हम डिस्कस कौन सा कर रहे हैं, चेंज इन फ्लक्स। तो इस फ्लक्स में चेंज लाने के तरीके कितने हो सकते हैं, ये सारे तरीके हो सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड पहले कमजोर था उसको ज्यादा ताकतवर कर दो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पहले स्ट्रॉन्ग थी उसको वीक कर दो, या एरिया चेंज कर दो, पहले सर्कुलर कॉइल थी उसको स्क्वायर कॉइल बना दो, एरिया चेंज हो जाएगा पॉसिबली। नंबर ऑफ टर्न्स पहले 50 थी अब 100 कर दो, उसका एंगल पहले मान लो 30 डिग्री था उसको 60 डिग्री चेंज कर दो। कौन सा एंगल था ये, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के बीच का एरिया। तो इसका मतलब 1 2 3 4, 4 पैरामीटर्स आपके पास ऐसे हैं जिनमें से किसी एक को चेंज करके या मोर देन वन को चेंज करके आप चेंज इन फ्लक्स ला सकते हो। आपको सर प्रैक्टिकली बताना है एक चीज, लो प्रैक्टिकली देखो। मान लो ये कॉइल है और उसका एरिया वेक्टर इधर को है, और मैंने यहां पर हॉर्स शू मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, हॉर्स शू मैग्नेट। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। अब अगर इस मैग्नेट को मैं इस पोस्चर से, ये देखना मेरा हाथ देखना ध्यान से, इस पोस्चर से मैं इसको ऐसे कर दूं, फिर से देखो ये इस पोस्चर में है ना अभी मैग्नेट, इसको मैं ऐसे से ऐसे कर दूं, ऐसे करने से ये नॉर्थ और साउथ बिल्कुल सेम स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, ऐसे एरिया एरिया वेक्टर के पैरेलल आ जाएंगे। तो एरिया वेक्टर के पैरेलल आते ही ये थीटा चेंज हो गया, थीटा चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो जाएगी, फ्लक्स चेंज होने से हमारा ये डेल्टा फाई हमें समझ आ गया कि हाउ द चेंज इन फ्लक्स ऑकर्स। ओके, समझ आया बेटे? यस और नो, प्लीज रेज योर राइट हैंड इफ यस। भाई ये तो कॉपरेट करना पड़ेगा, अगर इसमें कोई बच्चा मैंने सुस्त देख लिया ना कि दोनों हाथ नहीं खड़े, नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड, समझ आ गया तो राइट हैंड। अगर कोई ऐसा बच्चा मैंने देख लिया जिसको कोई भी हाथ नहीं खड़ा करा, मैं पर्टिकुलरली उस बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा, पर्टिकुलरली बोल दूंगा कि इस पर्टिकुलर दिन 7th रो में 3rd बच्चा मैंने नहीं पढ़ाना उसको, इसलिए दोनों में से एक हाथ खड़ा करना ही है आपको हर बार। थैंक यू डाउन, शाबाश। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटे, रीड इट। कैन यू टेल मी व्हाट इज द सिंबल ऑफ दिस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसका सिंबल क्या होता है? ये वाला सिंबल होता है कि ये वाला सिंबल होता है, कौन सा? दिस इज करेक्ट और दिस इज करेक्ट? दिस इज करेक्ट। ओके, अब इसका एसआई यूनिट पूछ रहे हैं हमसे, एसआई यूनिट, कैन यू टेल मी एसआई यूनिट? शाबाश, एक बच्चे ने बोल दिया पहले ही, टेस्ला। टेस्ला एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ है, आज
आजकल एक इस नाम से एक इलेक्ट्रिक वायर इलेक्ट्रिक कार भी है, आपको पता होगा। और सीजीएस यूनिट क्या होता है इसका बेटे? गाज। जीएस इसका सिंबल। और एक टेस्ट कन्वर्जन फैक्टर भी पूछ रहा है, कन्वर्जन फैक्टर। 1 गाज इज इक्वल टू हाउ मेनी टेस्ला? बताओ। 1 गाज इज इक्वल टू हाउ मेनी टेस्ला? हाँ जी, शाबाश। एक बच्चा गलत बोल रहा है, एक सही बोल रहा है। एक बच्चा तो इसको बोल रहा है 10 टू पावर 4, वो गलत है। मैंने रिवर्स करके पूछ लिया। अगर मैंने ये पूछा होता 1 टेस्ला हाउ मेनी गाज, तब आप 10 टू 4 पूछते। मैंने रिवर्स पूछा जानबूझकर, तब इसका आंसर आएगा 10 टू पावर -4। ओके, have you understood this question? Yes or no? Right hand or left hand? Okay, बेटे, down शाबाश। We are proceeding further. ओके बेटे, आगे बढ़ेंगे। रीड इट। और दूर तक बच्चे बैठे हैं, हो सकता है आपको बोर्ड छोटा पड़ता हो, तो मैं बोल के ही बताता हूँ। हमारे पास बेटे इस क्वेश्चन के अंदर ये एक स्प्रिंग नुमा कॉइल दे रखी है, ऐसे ऊपर से मैग्नेट आ रही है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, और ये मैग्नेट नीचे को आ रही है और इस कॉइल को कट करती है। देखो, ओके। अब आपका क्वेश्चन क्या है? देखो, एज शोन ए बार मैग्नेट इज बीइंग पुश्ड इनसाइड द कॉइल, इसको नीचे लेकर आ रहे हैं। ओके, व्हाट विल बी द पोलैरिटी ऑन द लोअर फेस ऑफ द कॉइल? इस कॉइल के यहां पर नॉर्थ बनेगा या साउथ बनेगा, वो हमने बताना है। और एक्सप्लेन द काज ऑफ नेचर ऑफ पोलैरिटी, वो जो भी आप आंसर बताओगे नॉर्थ और साउथ, उसका कारण भी बताना है लेंस लॉ को समझाते हुए, एज पर लेंस लॉ। ये क्वेश्चन का मीनिंग है। तो यहां पर हम आपको लेंस लॉ समझाते हैं। शाबाश, लेट्स अंडरस्टैंड लेंस लॉ। देखो बेटे, ध्यान से सुनना। इसको समझाने से पहले ना हम प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे मैं कई सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मैथ भी पढ़ा लेता हूं, और मेरे को सर बोले आकर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाओ। मेरे को क्या बोले? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाओ। तो उसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, बुक देखना पड़ेगा। पढ़ा तो लूंगा मैं, लेकिन आगे सर नहीं अभी पढ़ाओ, तो व्हाट आई विल डू, मैं रिलेक्टेंट होऊंगा। नहीं सर, जो मैं कर रहा हूं ना, मैं वही करना चाहता हूँ प्लीज। यानी वो मेरे को फोर्स कर रहे हैं कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊं। हूं मैं फिजिक्स का टीचर,
वो मेरे को कह रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाओ आज। मैं उनको विरोध करने की कोशिश करूंगा कि सर चले जाए आज, मेरे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। तो बस इस बात को याद रखना, जो चीज किसी फ्लो में बनी होती है, कंफर्टेबल है, अगर उसके कंफर्टेबल फ्लो को विरोध किया जाए, तो वो उसको चेंज करने की कोशिश की जाए उसके कंफर्टेबल फ्लो को, तो वो पर्टिकुलर चीज जिसका कंफर्टेबल फ्लो का विरोध हो रहा है, वो उस कारण का ही विरोध करेगी। जैसे मेरे डायरेक्टर यहाँ पर आए और बोले सर केमिस्ट्री पढ़ाओ, केमिस्ट्री पढ़ाओ, केमिस्ट्री पढ़ाओ। मैं क्या करूंगा, मैं जिस मैं उस टाइम पे लेक्चर ही नहीं लूंगा जब इंस्टीट्यूट के अंदर होंगे। मैंने ही उनका विरोध करना शुरू कर दिया कि हूं मैं फिजिक्स का टीचर, मेरे को केमिस्ट्री पढ़ाने के बोल रहे हैं। अगर इस बात को याद रखना, आपको समझाता हूँ आपको लेंस लॉ। ध्यान से सुनना, जब हम इस मैग्नेट को नजदीक लेकर जाते हैं कॉइल के, तो इस कॉइल को मैग्नेट के नजदीक लाने की वजह से पहले के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड मिला। क्योंकि जब ये मैग्नेट दूर थी, तो इस कॉइल को कमजोर मैग्नेटिक, अब मैं इसको नजदीक लेकर आया तो इसको पहले के मुकाबले स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड मिला। तो ये जो कॉइल है, इसका कंफर्ट जोन डिस्टर्ब, तो ये कोशिश करेगी कि मैं आ रही मैग्नेट तो की चेंज इन फ्लक्स ला रही है, उसका मैं विरोध करूं। कैसे करेगी विरोध? इस कॉइल ने देखा कि मैग्नेट का साउथ पोल मेरी तरफ आ रहा है, साउथ पोल, और इस कॉइल को पता है क्या पता है बेटे, सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। तो ये कॉइल क्या करेगी, अपने अपर फेस के ऊपर साउथ डेवलप कर देगी, क्योंकि उसके साउथ के आ रही मैग्नेट का साउथ रिपेल हो जाएगा। वाई? सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। तो जब यहाँ पर साउथ होगा, तो दूसरे किनारे पर जो अपोजिट हमसे पूछा हुआ है पेपर में, क्वेश्चन में, वो फिर इसकी अपोजिट होगा, नॉर्थ। तो लेंस लॉ ये कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होने का कारण होता है चेंज इन फ्लक्स, और चेंज इन फ्लक्स को लाने वाले कारण का ही विरोध करेगी कॉइल। इस तरह से नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी डेवलप होती है। फिर से सुनो, एक बच्चा कहता है सर अगर इस कॉइल को घुमा दो तो, मैंने कहा ये लो, सॉरी मैग्नेट को घुमा दो, नॉर्थ यहाँ कर दो, साउथ यहाँ कर दो। एक बच्चा कहता है अब लेकर आओ, तो मैं उस बच्चे को बोलूंगा ओके ये कॉइल है, इसकी तरफ कौन सा पोल आ रहा है? बच्चा कहेगा सर नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब है नॉर्थ पोल के क्लोज इस कॉइल को स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड मिला पहले के मुकाबले, यानी चेंज इन फ्लक्स कर रहा है। लेंज़ीज़ लॉ ये कहता है कि चेंज इन फ्लक्स का हमेशा विरोध होगा, और चेंज इन फ्लक्स का विरोध सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। तो अगर यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ नॉर्थ डेवलप हो जाएगा। ये कॉइल का नॉर्थ पोल मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रोकेगा, जाओ पर दूर जाओ, सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। तो अगर इधर नॉर्थ पोल है, साउथ पोल भी जरूर डेवलप, तो इसकी डेफिनेशन बना के दिखाता। Lenz's law says that polarity of the poles on the coil will be in such a manner that cause of the induced EMF discovers the pole. ये नॉर्थ और साउथ की पोलैरिटी इस हिसाब से डेवलप होगी कि उसकी मदद से फ्लक्स में आने वाले चेंज का जो कारण है उसका एक विरोध होगा। Cause of the induced EMF in flux, और change in flux is always opposite. तो बेटे आपको ये समझ आया?
राइट हैंड और लेफ्ट हैंड? शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। तो अप डाउन लास्ट क्योंकि इसमें विरोध आया था, विरोध चेंज इन फ्लक्स का विरोध, इसी विरोध को रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव आया था, इसी विरोध को रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव आया था। ओके, जो हमने समझाया नहीं था लास्ट में, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस आई बाय dt, ये माइनस इसी ने बताया था साइंटिस्ट ने, और देयर इज ऑलवेज अपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आज का लेक्चर का टाइम ज्यादा लेगी, तो ये भी हमारा कवर हो गया बेटे, बाकी की चीजें हम कल करेंगे। ये एक क्वेश्चन रह गया बस, ये आप भी करने की कोशिश करना, नहीं तो ठीक है। जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आ गया प्लीज ऐसे एक बार करके दिखा दो जिनको आज का लेक्चर। थैंक यू। और बच्चों से ज्यादा थैंकफुल हूँ जो पीछे फैकल्टी मेंबर्स ने मेरे इतना अच्छा साथ दिया, इतना अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा। आई एम सो थैंकफुल टू बोथ टीचर्स। थैंक यू।